Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello students, welcome to Major Kalshi online classes. This is Ajay Shukla, faculty of English language at Major Kalshi classes. Students, आज हम लोग CDS के कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये बिल्कुल सीरीज चलेगी. सीरीज इन द सेंस का मतलब ये है कि हम फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन ऐसे ही लेके आएंगे. स्पॉटिंग एरर का तो आज हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं. इसी तरीके से इंप्रूवमेंट की बात हो या सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, एडियम फ्रेजेस की बात की जाए तो ये सारी एक सीरीज लेके आएंगे. तो जितने भी आपके सेक्शंस होते हैं इंग्लिश में, एक एक सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे. जैसे कि आज स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, उसी तरीके से इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस होंगे, PQRS के क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपके नंबर के एग्जाम तक में सारे आपके टॉपिक्स कवर कर दिए जाए और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा बढ़िया स्टैंडर्ड होगा, ताकि अगर आप इसी तरीके के प्रश्नों को अप्रोच करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें. आइए शुरू करते हैं. तो जैसे कोई पहला आप प्रश्न देख रहे हैं स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है. अब स्पॉटिंग एरर में जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली सेंटेंस जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ABCD. अगर आपको लगता है कि ABC में से किसी भी पार्ट में गलती है तो आपको उसी पार्ट को सिलेक्ट कर देना है. और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, मतलब पूरा सेंटेंस सही है, तो आपको D ऑप्शन को चूज करना होगा, दैट इज नो एरर. अब आइए क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है. अब जैसे पहला क्वेश्चन है, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट is not only equipped with all state of the arts instrument but also with outstanding physicist. बेसिकली ये कह रहा है कि लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला और फिजिसिस्ट का मतलब होता है भौतिक विज्ञानी, भौतिक शास्त्री. इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल स्टेट ऑफ आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट, जितने भी न केवल आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इसका मतलब इक्विप्ड भरे हुए हैं, ये इस चीज़ों से लैस है, बल्कि विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट, इसका मतलब है विशेष, शानदार, अनुभवी फिजिसिस्ट यानी भौतिक शास्त्रियों से भी. तो अब स्टूडेंट्स एक एक सेक्शन को अगर देखते हैं तो इस सेक्शन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इज आई है वो बेसिकली लेबोरेटरी के अनुसार आई है, तो लेबोरेटरी सिंगुलर में कंडीशन में है. तो यहाँ पे देखिए कंजंक्शन का यूज किया गया है नॉट ओनली, और इसके साथ हम पेयर के यानी नॉट ओनली अगर कहीं भी यूज करते हैं तो नॉट ओनली के साथ हम बेसिक रूप से बट आल्सो का यूज करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं बट आल्सो, तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो भी आया है. लेकिन गलती क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली जब भी कुछ कंजंक्शंस होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, आइदर के साथ और हो गया, नाइदर के साथ नॉर हो गया, उसी तरीके से बोथ के साथ एंड हो गया, तो इनके साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल अप्लाई किया जाता है, या फिर कह सकते हो सेम नेचर वाले शब्दों का प्रयोग या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हुआ है तो बट आल्सो के बाद वर्ब का प्रयोग होना चाहिए. नॉट ओनली के बाद अगर प्रीपोजिशन आया है तो उसके बट आल्सो के बाद भी प्रीपोजिशन आना चाहिए. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट ओनली के बाद इक्विप्ड आया है, ठीक है. अब नॉट ओनली के बाद इक्विप्ड आया है और बट आल्सो के बाद विद आया है, तो ये एक प्रीपोजिशन है, जबकि यहाँ पे एक वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है. तो इसका मतलब इसका पेयर तो सही है लेकिन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल अप्लाई नहीं है. तो गलती जो बेसिकली ये है कि हम अगर नॉट ओनली को इक्विप्ड के बाद रख दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. तो गलती किस पार्ट में है? बी पार्ट में है. क्या गलती है? इक्विप्ड के बाद नॉट ओनली का प्रयोग होना चाहिए. तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट इज नॉट ओनली इज दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स is equipped not only with all states of the arts instruments but also with outstanding physicists. I think ये आपको समझ में आ गया होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें स्टूडेंट तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, द रिपोर्ट इज कैंडिड. कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट होता है. In admitting that the investment by the government in health and family planning have eroded considerably. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिस रिपोर्ट इज कैंडिड, यह रिपोर्ट जो है स्पष्ट है इस बात को स्वीकार करने के लिए कि द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट,
इसका मतलब है सरकार का जो निवेश है इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, इसका मतलब स्वास्थ्य और परिवार योजनाओं में हैव इरोडेड कंसिडरेबली। अब इरोड का मतलब देखा जाए तो पूरा समाप्त हो जाना, कंसिडरेबली की अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए बेसिकली तो यहाँ पे सेंटेंस में आप देख सकते हो कि बेसिक रूप से जो सेकेंड क्लॉज है उसमें इन्वेस्टमेंट आया है। और हमें पता है कि अगर बात किया जाए बाई एक प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब बाई द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, इसमें देखा जाए किसी भी प्रकार की नहीं गलती है क्योंकि ये इसके बाद ऑब्जेक्ट की तरह एक प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो बाय द गवर्नमेंट हमें पता है कि प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, या फिर कह सकते हो तो ऑब्जेक्टिव केस में आया है। तो यहाँ पे गलती बेसिक रूप से हैव हमें है। क्या गलती है? हैव के स्थान पे यहाँ पे हैज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है द इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट बेसिकली सिंगुलर फॉर्म में है। तो हमें पता है रूल ऑफ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट वाक्य का सिंगुलर होता है तो वर्ब भी प्रत्येक दशा में सिंगुलर में होना चाहिए। तो गलती किस में है? गलती आपकी जो है वो सी पार्ट में है। ठीक है, हैव की जगह हैज का प्रयोग होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हाँ ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्यू टू सर्टेन इनएविटेबल सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियों के कारण द शेड्यूल्ड प्रोग्राम, इसका मतलब है जो शेड्यूल्ड पहले से तय किया गया जो प्रोग्राम है, हैड टू बी पोस्टपोन्ड, इसका मतलब है उसको निरस्त करना पड़ा या स्थगित करना पड़ा, इंडेफिनिट, बट द मेंबर्स कुड नॉट बी इन्फॉर्म्ड, लेकिन जो सदस्य थे उनको इन्फॉर्म नहीं किया जा सका। अब यहाँ पे गलती देखो, हमें पता है टू बी पोस्टपोन्ड, बेसिक रूप से यहाँ पे देखा जाए ये पैसिव इन्फिनेटिव की बात किया गया है। तो हमें पता है कि अगर टू बी और V3 का ये जो स्ट्रक्चर होता है और बेसिक रूप से 2 + V1 का स्ट्रक्चर होता है तो ये एक्टिव इन्फिनेटिव होता है, ये पैसिव इन्फिनेटिव है। ठीक, अब यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस, ये एक देखा जाए किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे इंडेफिनिट के स्थान पे इंडेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हमें एडवर्ब की जरूरत है और एडवर्ब ऑफ मैनर की जरूरत है। ठीक है, अनिश्चित रूप से बात किया जाए या अनिश्चित काल की बात किया जाए तो इंडेफिनिट की जगह इंडेफिनिटली का प्रयोग होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स, इसका मतलब है बुराइयों का केवल एक इलाज है कि विच नेवली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूस, इसका मतलब है देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स, इसका मतलब है बुराइयों का केवल एक इलाज है विच नेवली एक्वायर्ड फ्रीडम, इसका मतलब है नई रूप से जो प्राप्त हुई है आज़ादी है, जो प्रोड्यूस करती है यानी पैदा करती है क्या, एंड दैट क्योर इज फ्रीडम, और वो क्या है, आज़ादी है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे विच आया है और विच जो बेसिक रूप से आया है यहाँ पे, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन आप बोल सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले क्लॉज में जैसे ओनली हो गया, उसी प्रकार से फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ठीक है, उसी तरीके से समबडी, नोबडी, अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग पहले वाले क्लॉज में हुआ होता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले में, तो ऐसी स्थिति में हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज करते हैं। ये बेसिक रूल होता है रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित। तो हम क्योंकि यहाँ पे ओनली आया है तो ओनली के कारण यहाँ पे विच के स्थान पे दैट का प्रयोग होना चाहिए। तो आई थिंक गलती आप किस पार्ट में है, गलती बी पार्ट में है। ठीक है, इसी प्रकार आप बोलते हो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आप देखते हो ओनली फ्यू लिटिल, ऑल सेम, समबडी, नोबडी, अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें दैट की प्रयोग की आवश्यकता होती है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक छूट गया था स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, इसका मतलब है कि यदि मैंने रियलाइज किया होता
कि कितनी बुरी शेप में मेरी लाइब्रेरी है अर्थात प्रयोगशाला है। आई वुड हैव डन समथिंग टू अरेस्ट द डिटोरेशन। इसका मतलब अरेस्ट का मतलब यहाँ गिरफ्तार करने का सेंस नहीं है, यहाँ पे बेसिक सेंस दे रहा है कि इसका मतलब है उसके क्षय या नुकसान होने से मैं बचा लिया होता या नियंत्रण करने का प्रयास किया होता। ठीक, तो ये बेसिक रूप से हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। और हाइपोथेटिकल सेंटेंस में ये थर्ड जैसे टाइप अगर बात की टाइप 1 टाइप 2 जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो कंडीशनल में ये टाइप 3 के अंतर्गत आता है, 0 1 2 3 के अंतर्गत। तो ये रूल कहता है कि अगर इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो, किसमें? पास्ट परफेक्ट में होता है, तो हम ऐसी स्थिति में अगर हम दूसरे वाले क्लॉज को लिखते हैं तो दूसरे वाले क्लॉज को हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पास्ट परफेक्ट में इफ वाले क्लॉज का प्रयोग हुआ है तो दूसरा वाला वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आई थिंक आप आंसर समझ गए होंगे। गलती किस में है? गलती इस वाले पार्ट में है। क्या है? वुड हैव की जगह हैड होगा। इफ आई हैड रियलाइज्ड हो जाएगा क्योंकि आप सेकंड क्लॉज देखते हो सेंटेंस की वुड हैव का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये तो पांचवा हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरोली। इसका मतलब है हमने समस्याओं को इतना विस्तृत रूप से डिस्कस किया ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन। इसका मतलब है एग्जामिनेशन के अवसर पर दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू सॉल्व। इसका मतलब ये हमने पाया कि बहुत ही सॉल्व करने में आसान है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ वर्ब्स होती हैं, डिस्कस है तो डिस्कस के साथ हम अबाउट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर देखा जाए किसी चीज के बारे में विस्तृत करने का सेंस देता है। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने डिस्कस हो गया, इसी तरीके से अटैक हो गया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं वो अपने आप में प्रीपोजिशन का भाव उसमें छिपा होता है, तो उनमें किसी अन्य हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप प्रयोग कर दोगे तो सुपरफ्लुअस माना जाएगा अर्थात ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत माना जाता है। तो यहाँ पे वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम की जगह होना चाहिए वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। गलती किस में है? ए वाले पार्ट में। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है द चेयरमैन ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स met senior RBI officials to give its suggestions regarding implementation of the new policy। इसका मतलब है चेयरमैन ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चेयरमैन थे वो किससे मिले? सीनियर RBI ऑफिशियल से मिले, यानी अधिकारियों से मिले। किस चीज के लिए? टू गिव इट्स सजेशंस। इसका मतलब अपना सुझाव देने के लिए। किसमें? रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी। इसका मतलब है नए पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन के लिए या लागू करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे चेयरमैन लिखा है ना कि मैन लिखा है। तो इसका मतलब ये चेयरमैन है। ऑल बेसिक सी बात है कि यहाँ पे ऑल पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है, बैंक्स की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल कंडीशन में है। तो आप यहाँ पे देखो इट्स जो आया है यहाँ पे आरबीआई ऑफिशियल टू गिव, इसका मतलब जो इट्स आया है वो चेयरमैन के लिए है। और हमें पता है कि जो चेयरमैन होते हैं वो व्यक्ति से संबंधित हैं, तो व्यक्ति के लिए इट्स के स्थान पे हमें देयर के प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स नहीं बल्कि देयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ इट्स सजेशंस की बजाय देयर सजेशन हो जाएगा। तो गलती किस में है? बी वाले पार्ट में। क्या गलती है? इट्स के स्थान पे देयर का प्रयोग होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है? राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन्ड। इसका मतलब है कि राजा राम मोहन राय को बहुत ज्यादा दुख हुआ, दर्द हुआ। कब? व्हेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ विडोज। इसका मतलब जब उन्होंने विधवाओं के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। कब? बीइंग बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स। इसका मतलब उस दौरान जब उन्हें, ठीक है, ये बीइंग बर्न्ट जब उन्हें उनके हस्बैंड के चिता में जलाया जा रहा था तो उस दौरान उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली बात तो विडोज प्लूरल में है, ये भी बात क्लियर है। अब यहाँ पे इसका मतलब विडोज के लिए देयर आया है, ये भी एकदम करेक्ट कंडीशन में है। पायर्स है, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा विधवाओं की बात की जा रही है, ना कि पर्टिकुलर किसी विधवा की बात की जा रही है। तो उस समय में हमें पता है कि राजा राम मोहन राय को हम सती प्रथा के एक प्रकार से उद्धारक भी आप बोल सकते हो। तो
उस समय क्या हुआ, हस्बैंड आप देखो, अब जबकि यहाँ पे विडोज है तो हस्बैंड की जगह क्या होगा, हस्बैंड्स होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे हस्बैंड्स का प्रयोग होगा, और हमें पता है कि अगर कोई नाउन प्लूरल होता है तो केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ओनली एपोस्ट्रोफे आएगा, ना कि एपोस्ट्रोफे एस। तो यहाँ पे हस्बैंड को प्लूरल बनाइए, हस्बैंड्स हो जाएगा, और एपोस्ट्रोफे एस के स्थान पे ओनली एपोस्ट्रोफे का प्रयोग होना चाहिए। तो आइए, ये गलती हमें पता चल गई कि इसमें किस पार्ट में है, गलती सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हेन आई हर्ड हिज नॉक। इसका मतलब है जब मैंने उसके खटखटाहट आने की आवाज़ सुनी, खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी, आई वेंट टू द डोर। इसका मतलब मैं दरवाजे पर गया या दरवाजे के पास किया, एंड ओपनड इट, और इसको हमने खोला, बट आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे वॉज आया है, और वॉज के साथ रिकॉग्नाइज कभी हो ही नहीं सकता। या तो आप वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, और अगर एक्टिव वॉइस में है तो हमें पता है कि वॉज के साथ या तो आईएनजी का प्रयोग हो सकता है, या तो वॉज के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, या तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज की जगह इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो लेकिन मैंने उसे नहीं पहचाना, तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज होगा, आई डिडंट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो आप इसका यूज कर सकते हो, आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम होगा। तो गलती किस में है, सी में है। क्या गलती है, आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज की जगह आई डिडंट रिकॉग्नाइज होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राज सरप्राइज्ड एवरीवन। इसका मतलब है कि राज ने सबको सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। कब, व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड, जब उन्होंने ना तोड़ने वाला रिकॉर्ड, इसका मतलब है अनब्रेकेबल रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया ऑफ 1.5 सेंचुरी। इसका मतलब 1.5 सेंचुरीज में। तो यहाँ पे इस सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। तो बहुत लोगों को दिमाग में हो सकता है सेट हो कि 1.5 के साथ सेंचुरी का यूज होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि अगर कहीं भी 1.5 का प्रयोग होता है तो आप ये पॉइंट दिमाग में रख सकते हो कि 1.5 के बाद नाउन जो होता है बेसिकली इसके साथ ज़्यादातर यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है, लेकिन और भी कोई प्रयोग हो सकता है। तो हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट की अगर बात करें या किसी अन्य नाउन की बात करते हैं, सो दैट नाउन शुड बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो इसका मतलब यह है कि प्लूरल में प्रयोग हुआ है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा ये पेपर देख के, इसका मतलब स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस देख के आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच डेवलप करना है। अगला जो होगा उसको हम फिल इन द ब्लैंक्स या इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। तो एक एक करके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपके सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।